प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भखारा। आज हम छायावाद के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और उसके छायावाद के चौथे स्तंभ, चतुर्थ स्तंभ महादेवी वर्मा के जीवन एवं रचना संसार से आज हम परिचित होंगे। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में मैंने बताया है कि छायावाद का पूरा समय सामाजिक, धार्मिक, समाज सुधार आंदोलनों का समय है। देश में राष्ट्रीय जागरण चल रहा है, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का समय है। गांधी के नेतृत्व में पहली बार घर से स्त्रियां बाहर निकल रही हैं और आंदोलनों में हिस्सेदारी कर रही हैं। महादेवी वर्मा के जीवन संसार को समझना भारतीय नारी की उस स्थिति से रूबरू होना है जो अब उद्धार को छोड़कर अधिकार की यात्रा में निकल पड़ी है। क्योंकि 19वीं शताब्दी का नवजागरण देखते हैं तो वह पुरुषों द्वारा संचालित था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने जो भी प्रयास किए उसमें स्त्रियों के उद्धार पक्ष प्रमुख है। और 20वीं शताब्दी का जो नवजागरण है, जिसमें बड़ा परिवर्तन ये आता है कि स्त्रियों ने अपनी मांग स्वयं उठाई, और जब स्वयं अपनी मांग कोई करता है तो उद्धार की बातें नहीं करता, अपितु अधिकार की बात करता है। तो 19वीं शताब्दी का नवजागरण स्त्री के संदर्भ में उद्धार की केंद्रीयता का संदर्भ लेकर आता है, लेकिन 20वीं शताब्दी का जो नवजागरण है वह उद्धार को छोड़कर अधिकार की बात कहता है। स्त्री आंदोलन हुए, स्त्रियों ने हिस्सेदारी की, कई पत्रिकाएं आई, और महादेवी वर्मा स्त्री अधिकार को सामने रखने वाली रचनाकार है। महादेवी वर्मा जिस परिवार से थी, उस परिवार में 200 वर्षों के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था। 24 मार्च 1907 के दिन उनका जन्म हुआ। वह होली का दिन था। महादेवी अक्सर कहती थी कि मेरा जन्म होली के दिन हुआ है, इसलिए मैं बहुत हंसती हूँ। और इस होली के रंग को आप अलग अलग रूपों में महादेवी के साहित्य में देख सकते हैं। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में 24 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। महादेवी वर्मा का जो परिवार है, उनके पितामह और वो सब अवध क्षेत्र के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में हिस्सेदारी महादेवी वर्मा के पितामह और उनके पूर्वज किए थे, और वो लोग बाद में फर्रुखाबाद आके शिफ्ट हो गए थे। तो एक मुक्त सोच और इस तरीके का वातावरण तो था ही, लेकिन महादेवी वर्मा लिखती है स्त्री के प्रति जो सोच था, एक लड़की जन्म के प्रति जो सोच था, उसे वो दिखाती हैं अपने अलग अलग निबंधों में। उन बातों को वे रखी हैं कि किस प्रकार से पुत्र जन्म होने पर उत्साह होता है और पुत्री के जन्म होने पर उस तरीके से उत्साह होता नहीं। लेकिन बहुत मनौती के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो खुशी थी उनके घर में, और उनके दादा ने उनका नाम माँ दुर्गा की कृपा से होने के कारण महादेवी रखा था। कि माता का नाम हेमरानी देवी था, जो जबलपुर की रहने वाली थी, और उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। माँ एक धर्मपरायण महिला थी। महादेवी कहती है कि मेरी माँ ने मेरे परिवार में फारसी की प्रधानता थी, उर्दू की प्रधानता थी। जब मेरी माँ आई तो हमारे घर में हिंदी लेकर आई और रामचरितमानस का एक संस्कार लेकर आई। तो ये जो बातें हैं उसका एक बड़ा प्रभाव उनकी रचना धर्मिता में बाद में हम जब बात करेंगे तो दिखाई देगा। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा काफी बुद्धिवादी व्यक्ति थे और
अंग्रेजीदा व्यक्ति थे। इनके पिता ने इन्हें अंग्रेजी पढ़ाया और वो कहते थे, उनके महादेवी वर्मा के दादा, कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उनकी भाषा को जानना जरूरी है। इसलिए वे उनके पिता को अंग्रेजी पढ़ाए और उनके पिता इंदौर के डॉली कॉलेज है, वहाँ पे राजकुमारों को पढ़ाया जाता है उस कॉलेज में, वहाँ पे अंग्रेजी के अध्यापक थे। माँ पूजा पाठ में आस्था रखने वाली थी, भजन गाती थी और उन भजनों का प्रभाव महादेवी के रचना कर्म में भी पड़ता है। उस तरीके की मीरा के भजन उनको प्रिय था। तो एक धर्मपरायण आस्थावान महिला थी उनकी माँ, और उनके जो पिता थे वो काफी बुद्धिवादी व्यक्ति थे। हर चीज को तर्क की कसौटी पर या बुद्धि की कसौटी पर कसते थे और पूजा पाठ से दूर रहते थे। लेकिन जब महादेवी वर्मा की माँ बड़ा पूजा का आयोजन कराती थी तो उनके पिताजी भी उनके साथ में बैठ जाते थे। तो महादेवी वर्मा का बाल मन उत्सुक होकर पिता से हमेशा महादेवी वर्मा प्रश्न किया करती थी कि आप भगवान को नहीं मानते पिताजी, तो माँ के साथ पूजा में क्यों बैठ जाते हैं? तो उनके पिता कहा करते थे, उसका जवाब होता था कि भाई, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हारे माँ में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ। इस तरीके से पिता के व्यवहार से उन्होंने जहाँ प्रश्नाकुलता, तार्किकता, किसी भी चीज को प्रश्न के घेरे में खड़ा करके देखना सीखती है, वहीं माँ के संसर्ग में उन्हें करुणा, दया और किसी भी चीज के प्रति जो आस्था है, वो सारी चीजें एक साथ इस तरीके से बचपन तैयार हो रहा है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे गंगा प्रिय नहीं है, लेकिन आंखों की गंगा मुझे बहुत प्रिय है। आंखों की गंगा की रचनाकार है महादेवी वर्मा। धार्मिक चौखटों को हटाकर वे किसी भी चीज को मानवीय धरातल पर देखती है। इसीलिए महादेवी वर्मा एक जगह लिखती है कि अली मैं कन कन जान चली, मन का क्रंदन पहचान चली। तो समूचे जीवन जगत में जो क्रंदन है उसे महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं में पहचानने का प्रयास करती है। जब महादेवी वर्मा 9 वर्ष की थी तो उनके पितामह ने उनका विवाह कर दिया और ये बाल विवाह संपन्न हुआ। महादेवी वर्मा को जब फेरे का समय था तो महादेवी वर्मा की खोजबीन हो रही थी कि दुल्हन कहाँ है। तो महादेवी वर्मा जो मिष्ठान वाला कमरा था वहां पर सोई हुई मिली, तो उसको जगाया गया और जैसे तैसे आधा ही नींद में आधा जागते हुए उनका फेरा करा दिया गया। तो एक बाल विवाह उनके पितामह के द्वारा एक इच्छा थी, तो महादेवी वर्मा का बाल विवाह भी संपन्न होता है। उसके बाद शुरुआती शिक्षा उनकी इंदौर में संपन्न हुई और उसके बाद ये विवाह वगैरह होने के बाद पढ़ाई में एक रुकावट आई। लेकिन महादेवी वर्मा एक ऐसी प्रतिरोध करने वाली बालिका थी कि उन्होंने जब उनको पढ़ाई बंद कराया जा रहा था तो घर में ही सत्याग्रह करती। वो खाना पीना सब छोड़ देती है और कहती है अपने दादा से, अपने पिता से कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाई करना है। और उनकी पढ़ाई के प्रति जो जिद थी, जो ललक थी, जिसके कारण फिर उनको महादेवी वर्मा को भर्ती कराया जाता है इलाहाबाद के एक स्कूल में जिसका नाम कार्थरेस्ट कॉलेज है। और जो हिंदी नवजागरण के इतिहास के साथ उस कॉलेज का, उस स्कूल का संबंध हम जोड़कर देखेंगे तो किस तरीके से स्त्री जागरण को आगे बढ़ाया ये हमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। बच्चों, उनका एडमिशन होता है 5वीं मिडिल में और इस कॉलेज के विषय में कार्थरेस्ट जो कॉलेज है, नाम तो कॉलेज है था तो स्कूल ही, उस स्कूल के बारे में बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए चहुमुखी परिदृश्य प्रदान करता था स्कूल। इस स्कूल के बारे में सरस्वती में, मर्यादा में, अनेक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते थे। वहां इनका एडमिशन कराया गया और महादेवी वर्मा जब वहां पे पढ़ाई शुरू की तो पढ़ते हुए इस स्कूल की बड़ी विशेषता ये थी कि बालिकाओं को जितने भी व्यक्तित्व विकास के आयाम होते हैं, चाहे वो व्यायाम के क्षेत्र में, कढ़ाई, बुनाई और
वाक कला, तो जितने भी क्षेत्र हो सकते थे वो सारी व्यवस्था इस स्कूल में था। तो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व विकास इस स्कूल के माध्यम से होते जाता है। और जब उन्होंने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू की, इस स्कूल में रहते हुए पहली बार उन्होंने पर्दा प्रथा पर एक लेख लिखा था और भारतीय नारी नाम से एक नाटक उन्होंने लिखा जिसे वहां पे खेला गया। तो महादेवी वर्मा का जो शुरुआती व्यक्तित्व है इस स्कूल में तैयार होता है। और इसी स्कूल में हिंदी की एक और सुप्रसिद्ध कवियत्री, जिसको आप परिचित हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। इसके रचनाकार तेजस्वी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी मुलाकात होती है। उनकी सीनियर थी महादेवी वर्मा की। और हिंदी की दो महान रचनाकार उस स्कूल में मुलाकात होते हैं, जिसके और संदर्भ आपको दिखेंगे। और उस स्कूल की बहुत सारी यादें पक्त के साथ ही जो उन्होंने संस्मरण लिखा है महादेवी वर्मा ने, उसमें आपको दिखाई देंगे। स्कूली शिक्षा लगातार उनका फिर चलता रहा, बीए तक की पूरी पढ़ाई वहाँ रहते हुए उन्होंने स्कूलिंग, फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरे इलाहाबाद शहर में ही उनकी पूरी होती है। इलाहाबाद शहर जो उस समय के नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव महादेवी के व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए फिर पढ़ाई में व्यवधान होता है, तो महादेवी वर्मा का मन परिवर्तित होता है पढ़ाई से उस स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान, और कहती है कि मैं बौद्ध भिक्षुणी बनूंगी। और बौद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा लेकर वो नैनीताल जाती है और वहाँ बौद्ध महास्थविर से मिलती है कि मुझे भिक्षुणी बनना है। तो जो वहाँ के बौद्ध गुरु रहते हैं वो काष्ठ पट्टिका का ओट रखकर महादेवी से बातचीत करते हैं। तो महादेवी को लगता है कि जो जिस धर्म की मैं दीक्षा लेने आई हूँ भिक्षुणी बनने, उसके गुरु में इतना संयम नहीं है और नारी के प्रति इस तरीके का भेदभाव का आचरण है, तो मैं उस धर्म में कदापि नहीं जाऊंगी जिसकी मैं इच्छा रखती थी। और इच्छा त्याग देती है। और उसी समय महादेवी वर्मा ताकुला नाम का एक कस्बा है, वहां जाती है नैनीताल में ही, और वहां महात्मा गांधी के संपर्क में आती है, उनसे प्रेरणा लेती है। और जब प्रेरणा लेते हुए फिर महात्मा गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम चलते रहते हैं उसमें वो भागीदारी करती है। और भागीदारी करते हुए अपने जीवन को वो गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित करते हुए वहीं से एक परिवर्तन आता है कि मुझे अब शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। बुद्ध का प्रभाव और गांधी का प्रभाव महादेवी में हमें दिखाई देता है। बुद्ध, हालांकि वो भिक्षुणी नहीं बनी, लेकिन बुद्ध को करुणावान व्यक्तित्व होने के कारण और बौद्ध दर्शन में जो करुणा है उससे बहुत नजदीक से जुड़ती है महादेवी। उनके साहित्य में वो करुणा दिखाई देगा, जो अपदीपो भव की भावना है, करुणा की भावना है, उससे वो जुड़ती है। और महात्मा गांधी जी के से मुलाकात के बाद उनके जो अहिंसा का दर्शन है और जो भाषा संबंधी विचार है महात्मा गांधी के, क्योंकि महात्मा गांधी से महादेवी का प्रश्न था कि आप इतने अच्छी अंग्रेजी होने के बावजूद हिंदी में ही क्यों अपने भाषण देते हैं बापू। गांधी जी ने कहा था कि पूरे बर्ताव के साथ, अपने पूरे भावना के साथ हिंदी के माध्यम से मैं ज़्यादा जन समुदाय से जुड़ पाता हूँ, इसलिए हिंदी बोलना मैं पसंद करता हूँ। तो जो भाषा है, हिंदी के प्रति जो भाव है और अहिंसा का जो भाव है, ये जो बड़े मंत्र महात्मा गांधी से महादेवी वर्मा सीखती है। जब पढ़ाई व्यवधान के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती है महादेवी वर्मा, और एमए की पढ़ाई के लिए वो वेद विद्या में एमए करना चाहती है। और सबसे अच्छा जो संस्थान है वेद के लिए, संस्कृत की पढ़ाई के लिए, इसके लिए वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाती है। और जब वहाँ जाती है एडमिशन के लिए, जब बातचीत करती है, तो वहाँ उनको कहा जाता है कि यहाँ पर स्त्रियों को और जो ब्राह्मण छोड़ अन्य वर्ण के जितने लोग हैं उनको संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता, तो वेद की पढ़ाई आपके लिए वर्जित है, क्योंकि आप स्त्री हैं, इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। महादेवी वर्मा एक जिद लेके रहती है जीवन में, शुरू से ही वो जिद रखी
जिद एक ऐसा जिद था जो परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में था, समानता और स्वतंत्रता और जो मानवीय भावबोध हैं उनसे संबंधित था उनका जीवन बोध। महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता कि यदि स्त्री वेद के मंत्र लिख सकती है, वेद मंत्र लिखने वाली स्त्रियों का पूरा एक श्रृंखला है हमारे साहित्य में। वैदिक साहित्य जब पढ़ते हैं तो स्त्री जब वेद लिख सकती है तो पढ़ क्यों नहीं सकती, ये प्रश्न चिन्ह उनके मन में उभरता है। हालांकि उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता, वो इलाहाबाद आती है और फिर इलाहाबाद में काफी जद्दोजहद के बाद उनका एडमिशन होता है और संस्कृत में वेद विद्या में वो एमए करती है महादेवी वर्मा। इस तरीके से उनका पढ़ाई का जो पूरा सफर था, संघर्षों से भरा सफर था, चाहे वो घर में हो, चाहे वो संस्कृत या वेद विद्या पढ़ने के लिए बातें हों, ये आप देख सकते हैं बच्चों। और वो मानती थी कि शिक्षा से ही मुक्ति संभव है, शिक्षा के अतिरिक्त किसी और माध्यम से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो महादेवी वर्मा इस तरीके से शिक्षा में जुड़ती है। अब हम दूसरी चीजों पर प्रकाश डालें। पढ़ाई के बाद महादेवी वर्मा का जो रुचि का सबसे ज्यादा रुचि का क्षेत्र था वो बौद्ध साहित्य था। तो बौद्ध साहित्य में वे शोध करना चाहती थी, पाली भाषा में रिसर्च करना चाहती थी, बौद्ध साहित्य को काफी नजदीक से जानने का उनका मन था। वो चीन जाना चाहती थी रिसर्च करने के लिए आगे, लेकिन जिनके साथ वो काम करना चाहती थी उस गुरु का समय निधन हो गया। फिर ये योजना टल गया, महादेवी फिर नहीं जाती। महादेवी वर्मा को हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी इन भाषाओं का ज्ञान था और इन सभी भाषाओं के साहित्य को पढ़ती थी। उनके 3 जो प्रिय क्षेत्र थे, वेद, उपनिषद और बौद्ध साहित्य। क्योंकि उनके निबंधों को जब हम पढ़ते हैं, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध या क्षणदा के निबंध जब पढ़ते हैं बच्चों, तो उस पूरे निबंध में एक शोध वृत्ति दिखाई देती है, पूरी परंपरा का अवगाहन होता है और उन संस्कृत साहित्य से लेकर पाली प्राकृत के उदाहरणों के माध्यम से अपने समय तक आती है और एक तरीके से अतीत की पुनर्व्याख्या करती है, जो काम प्रसाद नाटकों के माध्यम से कर रहे थे। महादेवी कई अर्थों में निबंधों के माध्यम से वो काम करती है, क्योंकि उनकी ये शोध वृत्ति। अंग्रेजी के जो प्रिय कवि थे, सेली उनका प्रिय कवि था महादेवी वर्मा का। साथ ही वो मैक्सिम गोर्की, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय को भी पढ़ती थी और अपने जो पसंदीदा लेखकों में इनकी भी वो चर्चा करती है, इंटरव्यूज वगैरह में जो हमें मिलते हैं। महादेवी वर्मा को यात्राओं का बहुत शौक था और उनके साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें उनके कई संस्मरण यात्राओं से संबंधित है। लक्ष्मा या पर्वत पुत्र या सुई दो रानी, डोरा दो रानी, इसमें हमको बद्रीनाथ के, रामगढ़ के, कश्मीर के, राजस्थान के यात्राओं का वर्णन मिलता है। क्योंकि महादेवी का मानना था कि किसी व्यक्ति को हम वर्ष भर में जितना नहीं जान पाते उतना हम एक दिन की यात्रा में जान लेते हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में रहता है। तो महादेवी का ऐसा मत था और यात्राओं से उनका साहित्य समृद्ध होता है और नए नए अनुभव, नए नए दुनिया से, नए नए लोगों से मिलती है और उन सब अनुभव को हिंदी के संसार को लाकर देती है और इससे हिंदी का साहित्य और भी समृद्ध होता है। 1933 ईस्वी में महादेवी वर्मा को प्रयाग महिला विद्यापीठ का आवासीय प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। एक नई जिम्मेदारी मिलती है महादेवी वर्मा को और इस जैसे कार्थवेस्ट कॉलेज की बात हुई, वहां पर भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की भी लड़कियां आकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करती थी। ये जो प्रयाग महिला विद्यापीठ है, इसमें भी देश के अलग अलग हिस्सों से बालिकाएं आकर विद्या अध्ययन करती थी। महादेवी वर्मा यहाँ की आवासीय प्रिंसिपल बनती है। तो उस समय जो स्त्री शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं तो 1906 में डी.के. कर्वे ने जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित किया, तो जो काम वो उधर कर रहे हैं उस क्षेत्र में, वो काम उत्तर भारत में स्त्री शिक्षा के
तरफ हम नजर डालते हैं तो कहीं न कहीं प्रयाग महिला विद्यापीठ एक बड़ा काम कर रहा है स्त्री शिक्षा के संदर्भ में। हम उन नजरों से इसे देख सकते हैं। उत्तर भारत में और हिंदी नवजागरण में एक बड़ा योगदान है इस स्त्री शिक्षा में प्रयाग महिला विद्यापीठ का। और यहीं रहते हुए महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में आवासीय प्रिंसिपल रहते हुए बालिकाओं को पढ़ाई लिखाई और उनके स्वावलंबन के अनेक आयाम को खोलते हुए सर्वश्रेष्ठ रचना कर्म महादेवी वर्मा का, चाहे निहार हो, रश्मि हो, निर्जा हो, इन सब सभी जो रचनाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं यहीं इसी कार्यकाल के दौरान महादेवी वर्मा का आता है। महादेवी वर्मा एक एक्टिविस्ट की तरह भी थी, क्योंकि महादेवी वर्मा केवल साहित्य को लेखन तक सीमित नहीं रखती थी, अपितु साहित्य को जीवन तक लेकर जाती थी। जिस बुद्धिजीवी की बात एंटोनियो ग्राम्सी करते हैं कि एक सैद्धांतिक बुद्धिजीवी होते हैं और एक अपने विचारों को कर्म में जोड़ते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं। तो महादेवी वर्मा आवासीय प्रिंसिपल होने के साथ यमुना नदी को क्रॉस करके हर रविवार को या जिस दिन भी उसको छुट्टी मिलता था, अरैल झूसी के गांव में जाती थी और वहां के जो बच्चे हैं उनको वृक्ष के नीचे बिठाकर कुम्हार के बच्चे और जितने कामगार हैं, मजदूर के बच्चे, अभावग्रस्त असहाय बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाती थी, उनको ज्ञान का मंत्र सिखाती थी और जीवन को उनके सुखमय बनाने के लिए अपने से जो प्रयास हो सकता था महादेवी वर्मा करती है। तो महादेवी वर्मा का एक एक्टिविस्ट रूप भी दिखता है इस आयाम में कि वो उस तरीके से शिक्षा को जोड़ रही है। स्त्री अधिकार के प्रति भी सचेत थी और कई उनके जीवन कर्म में जो बहुत सारे और उदाहरण आगे आएंगे जिनके बारे में मैं बताऊंगा। एक और बड़ी परिकल्पना महादेवी वर्मा की ये थी कि उन्होंने साहित्यकार संसद की परिकल्पना की और उसको मूर्त रूप 1945 में मिला। इसका उद्घाटन दद्दा मैथिली शरण गुप्त ने किया, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी आए हुए थे। इस साहित्यकार संसद की परिकल्पना के मूल में यह था कि देश के किसी भी भाषा के जो साहित्यकार हैं तो उनको वहां पर रहने की या कुछ परेशानी है, उनको अभाव है, तो वहां रहकर वो साहित्य लेखन कर सकते थे, स्वास्थ्य लाभ कर सकते थे। तो एक तरीके से साहित्यकारों को, देश के साहित्यकारों को एक ऐसा ठिकाना वहां पर महादेवी वर्मा उपलब्ध कराने की सोच रही थी कि साहित्य की सेवा न रुके, साहित्य सेवा गतिशील रहे और साहित्यकारों के बीच, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्यकार हो, जुड़े रहें और अपने कर्म में आगे बढ़े। इस तरीके की सोच कितनी अग्रगामी थी ये आज के समय में जब हम इस तरीके की संसद की बात करते हैं, हम संसद के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन साहित्यकार संसद की सोच महादेवी वर्मा जैसी अग्रगामी सोच की रचनाकार ही दे सकती थी। चांद पत्रिका का उन्होंने 1935 से 38 तक संपादन किया, जिसकी जो संपादकीय लिखी थी उन्होंने, वही बाद में श्रृंखला की कड़ियां नाम से प्रकाशित हुई, जो स्त्री जीवन, स्त्री चिंतन को लेकर उनके जो सर्वश्रेष्ठ लेखन है श्रृंखला की कड़ियां में हमें दिखाई देते हैं कि एक स्त्री जन्म से अभिशप्त और तरह तरीके से परेशानी से घिरे हुए स्त्री की समस्याओं का क्या व्यवहारिक हल हो सकता था, महादेवी चांद पत्रिका के संपादकीय में बताती है, जो बाद में 1942 में 1942 में श्रृंखला की कड़िया के रूप में पुस्तक के रूप में आता है। विश्व वीणा एक पत्रिका थी, उसके बुद्ध अंक का वो संपादन करती है। साहित्यकार संसद जिसकी परिकल्पना और मूर्त रूप उन्होंने दी, उसकी एक पत्रिका आती थी साहित्यकार, उसका वो संपादन का दायित्व निर्वहन करती है। 1933 में रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात होती है महादेवी वर्मा जी की, और उससे भी बहुत सारी बातें अपने संस्मरण में पथ के साथी में वो बताती है। 1937 में मीरा जयंती का आरंभ कराती है और 1937 में ही कुछ दिन बाद उसी के आसपास रामगढ़ जाकर रामगढ़ नैनीताल में वो मीरा कुटीर भी बनाती है। मीरा के जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व है उससे महादेवी वर्मा बहुत प्रभावित थे, क्योंकि मीरा एक ऐसी व्यक्तित्व है भक्ति काल की जो सामंतवाद के खिलाफ स्त्री जागरण की मशाल बन के सामने आती है।
अपनी निर्णय स्वयं लेती है। भजन करसिया सती न होसिया, मन मोहो घन नामी रे। मैं भजन करूंगी, सती नहीं होंगी। और जो रूढ़िगत परंपरा चल रही थी, जो स्त्री को सती होने के लिए सीधा चिता में झोंक दिया जाता था, उसके विरुद्ध एक प्रश्न चिन्ह है कि मैं अपनी जीवन जीऊंगी और मैं भक्ति करूंगी। उस मीरा के जीवन से, उस सामंतवादी सोच के विरुद्ध एक नई आवाज जो मीरा थी, उससे महादेवी वर्मा प्रेरणा लेती है और मीरा जयंती का आरंभ कराती है, मीरा कुटीर बनाती है। महादेवी के जीवन में मीरा के विभिन्न संदर्भों को देखते हुए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा गया। लेकिन महादेवी को जो आधुनिक मीरा कहा गया, उसमें अधिकांश आलोचकों की राय रोने धोने वाली जो कविता है, आंसुओं की कविता, इस संदर्भ में कही गई। लेकिन मूल रूप से महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा अगर कहा भी जाए, जबकि महादेवी महादेवी है बच्चों, मीरा मीरा है, और तुलना किया भी जाता है, और आधुनिक मीरा जो बात कही जाती है वो इस अर्थ में कहा जाए तो मुझे ज्यादा सत्य के निकट जान पड़ता है कि मीरा ने जिस प्रकार सामंतवाद के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और अपने निर्णय स्वयं लेने की बात की, परिवर्तन की आकांक्षी थी, वही सब काम महादेवी वर्मा आधुनिक काल में करती है। वो सामंतवाद, साम्राज्यवाद और उस समय की जो रूढ़ियां थी उसके विरुद्ध स्त्री के व्यक्तित्व की मशाल बनकर खड़ी होती है। इस अर्थ में हम उसको आधुनिक मीरा कह सकते हैं, उस तरीके के अर्थ में नहीं कह सकते। साथ ही इलाहाबाद शहर में वे रंगवाणी नाम की एक संस्था स्थापित करती है महादेवी वर्मा, रंग कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मराठी के प्रसिद्ध नाटककार मामा वरेरकर उसके उद्घाटनकर्ता होते हैं। उद्घाटन रंगवाणी का मामा वरेरकर द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि महादेवी का ऐसा मानना था कि कविताओं के साथ रंगकर्म को अगर हम जोड़ते हैं, नाटकों को यदि हम जोड़ते हैं, तो जो बात है साहित्यकारों की, जो वो ज्यादा जनता के करीब पहुंचेगी। जो बात भारतेंदु नवजागरण के शुरुआती चरणों में कर रहे थे, महादेवी वर्मा छायावाद में कहीं न कहीं अपने रंगमंच संबंधी निबंधों में और इस तरीके की नाट्य संस्था रंगवाणी बना के उस परंपरा को आगे बढ़ाती नजर आती है। महादेवी वर्मा को अनेक पुरस्कार मिले, जिसकी लंबी लिस्ट है बच्चों, लेकिन 1983 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है देश में, हमारे देश में। महादेवी वर्मा का ऐसा मानना था, महादेवी वर्मा का जुड़ाव 1942 के आंदोलन से सीधा रहा, जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। वे अपने निबंधों में, संस्मरणों में इसकी चर्चा करती है। हबीब नाम का पात्र है, तो हबीब नाम का पात्र जो इलाहाबाद शहर में अंग्रेजों के जो दल हैं, वो जगह जगह चौकीदारी करते रहते हैं, और जो क्रांतिकारी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पुल के उस पार रहते हैं। तो महादेवी वर्मा हबीब नाम के एक पात्र है, उसके टांगे में रखकर भोजन, कुछ पैसे, ओढ़ने के लिए कुछ वस्त्र, ये सब उसके टांगे में डालकर भेजती है, ताकि उस तरफ जो विद्यार्थी उस क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे उनको कुछ सहयोग दे सके। तो एक पक्ष महादेवी वर्मा का इस तरीके से नजर आता है। और एक करमू मियाँ नाम के पात्र आते हैं उनके निबंधों में, जिनकी चर्चा होती है। करमू मियाँ जब आजादी मिलती है और विभाजन हो जाता है देश का, उस समय वो चिंता व्यक्त करता है, गुरु जी कि हम थान थान भर के पजामा पहनने वाले उन लोगों के बीच जाकर हम क्या करेंगे। हमारा देश, हमारा सब कुछ, हमारी जो जुड़ाव है, हमारी जो संवेदना है, वो तो इसी भूमि के साथ है। क्या भारत और पाकिस्तान बनेगा तो हम हिंदुस्तान के नहीं रहेंगे? तो विभाजन की जो चिंता है, करमू मियाँ की जो चिंता है, हबीब की जो चिंता है, वो महादेवी वर्मा के लेखन में मौजूद है। और जिस चीज को बंटू आगे बढ़ा रहे हैं, जिस चीज को नीम का पेड़ लिख कर राही मासूम रजा आगे बढ़ा रहे हैं, जिस चिंता को अमृता प्रीतम आगे बढ़ाती है, उस चिंता को उस समय बहुत पहले, उस दौर में महादेवी वर्मा महसूस कर रही है और करमू मियाँ के माध्यम से इस चीज को सामने रख रही है। महादेवी
का जो रचना कर्म है जिस पर हम बात करेंगे, महादेवी वर्मा का ये मानना था कि लेखक को जनता के बीच घूमना चाहिए। जो जनता के बीच जो लेखक नहीं जुड़ेगा, उनके लेखन में वह जीवंतता नहीं आएगी, वो केवल सैद्धांतिकी या कोरी बकवास होकर रह जाएगी। तो जनता के बीच घूमना लेखक के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा महादेवी वर्मा का मानना था। और उनके जो विचार हैं, उनकी इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे अगर मैं जोड़ के कहूँ, महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। तो सब आंखों के आंसू की जो उज्ज्वलता है, सब आंखों की जो खुशी है, जो उनके अंदर समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, प्रेम है, जैसे सकारात्मक भावबोध है, उनका प्रसार हो, ये महादेवी वर्मा के साहित्य की मूल प्रतिज्ञा मुझे लगती है बच्चों। महादेवी वर्मा के रचना संसार की ओर देखे तो प्रथम गुरु वो अपनी माँ को मानती है। वे जब भजन गाती है कि माँ के ठाकुर जी कितने भोले हैं, उसी को रचना में पिरोती है। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है, और माँ के जो भजन थे, मीरा संबंधी भजन या तुलसी को जब वो गाती थी, तो उनको सुन सुनकर इनके मन में भी साहित्य के प्रति एक अनुराग जगता था महादेवी वर्मा का। तो प्रथम गुरु अपनी माँ को मानती है, ब्रज भाषा में शुरुआती कविताएं लिखती है, उनके घर में सरस्वती पत्रिका आती थी, उनको बाकायदा पढ़ती थी और उनसे प्रेरणा लेती थी। तो एक तरीके से ऐसा माहौल था पूरे घर में। दिया के ऊपर, दीपक के ऊपर पहली कविता महादेवी वर्मा ने लिखा था, और ये दीपक बाद में प्रतीक के रूप में आता है, एक ऐसा प्रतीक जो अंधकार को चीरकर प्रकाश का प्रतीक है। आंधिया उसे हिला डुला सकती है, दीपक को बुझा नहीं सकती। और जो दीपक है वो परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने का और हजारों बाधाओं के बावजूद स्वतंत्रता के लक्ष्य को जीवित रखने का प्रतीक है। तो बचपन में जो दिया था, बाद में वो दीपक में परिवर्तित होता है, और दीपक के अनेक प्रतीक आते हैं। और महादेवी वर्मा दीपक की कवियत्री है, आशा की कवियत्री है, स्वतंत्रता की कवियत्री है। और दीपक असल अर्थ में आजादी को प्राणपण से किसी भी हाल में पाने की एक जिद्द की अभिव्यक्ति है। बाद में महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान से मुलाकात होती है क्राफ्टवर्स्ट कॉलेज में, जिसकी मैंने चर्चा किया। उनके साहित्य में बातचीत के दौरान और भी निखार आता है। महादेवी वर्मा गणित की कापियों में भी पीछे बैठकर कविताएं लिखा करती थी। तो इस तरीके से बचपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, जो बाद में महादेवी वर्मा एक चीज और बताती है कि जो प्रभात फेरियों में क्रांतिकारी जो गीत गाया करते थे सुबह जनता को जगाने के लिए, वैसे अनेक गीत महादेवी वर्मा ने लिखे, अनाम नाम से, उनके नाम से नहीं आए। उनमें कुछ गीतों की उन्होंने चर्चा की, भारत जननी, भारत माता, या एक से एक कविता है भारत माता। इस तरीके से सिर्फ शीर्षक की उन्होंने बात किया है, उस गीत के बारे में रचनावली में भी नहीं मिलता बच्चों। महादेवी वर्मा की जो पहली कविता संग्रह आई वो निहार नाम था उसका। निहार में ज्ञात से अधिक अज्ञात की चाह हमें दिखाई देती है। 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, वो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। घोरतम छाया चारों ओर, घटाए घिर आई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। तो ये उस पार जाने का जो अरमान है और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, वो आजाद भारत की ओर जाने की आशा है, जो छायावाद का प्राण तत्व है। निहार का अर्थ कोहरा होता है। इस तरीके से आप याद कीजिए, महादेवी वर्मा की पहली कविता संग्रह का नाम निहार है, दूसरा जो कविता संग्रह आया उसका रश्मि है, उसके बाद जो आया उसका निर्जय है, उसके बाद जो आया उसका सांध्य गीत है, और उसके बाद जो आया उसका नाम दीपशिखा है। तो निहार का अर्थ होता है कोहरा। अब कोहरा कैसे छटेगा? रश्मि, रश्मि मतलब सूर्य की किरणें, चंद्र किरण सूर्य किरण दोनों अर्थों में आए, लेकिन चंद्र की किरणें, जो सूर्य की जो किरणें आती है, पहली किरणें पड़ रही धरती पर, वो रश्मि कहलाता है। निर्जा का अर्थ कमल से है, कमल जैसे ही रश्मि या प्रकाश पड़ेगा कमल खिल उठेगा। और उसके बाद शाम होता है तो शाम का गीत होगा, सांध्य गीत, और रात हो जाएगा तो हम दीपक जलाएंगे, दीप शिखा। तो इस तरीके से पूरा क्रम है। निहार, रश्मि का प्रकाशन 32 में हुआ, इसमें प्रश्नाकुलता प्रमुख है। महादेवी का एक प्रसिद्ध गीत है, इसमें कह दे माँ अब क्या देखूं,
तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो महादेवी वर्मा समाज में, देश में जो क्रंदन है, जो दर्द है, उसको अभिव्यक्ति देती है, लोगों को जागरूक बनाती है कि आप जागिए और जागकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाइए। निर्जा में एक प्रसिद्ध गीत है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। महादेवी वर्मा के गीतों में जो स्त्री है वो केवल बीन की शोभा बनकर नहीं रहना चाहती। बीन का जो प्राण तत्व है, प्राण तत्व क्या है? उसका राग। तो महादेवी वर्मा के गीतों की जो स्त्री है वो केवल बीन की, कठवे की, काठ की निर्मित नहीं है, अपितु उसका स्वर लहरिया भी है। तो महादेवी वर्मा के गीतों में की जो स्त्री है वो केवल निष्प्राण स्त्री नहीं, अपितु प्राण संपन्न स्त्री है। इसीलिए महादेवी वर्मा लिखती है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। तो बीन तो है लेकिन उसका राग भी है। और लंबी गीत है, उसकी पूरी व्याख्या कभी समय आने पे करेंगे बच्चों। सांध्य गीत में हृदय के सुख दुख के सामंजस्य की बातें हैं। इन्हीं चारों को मिलाकर 1939 में यामा नाम से उसका प्रकाशन हुआ। फिर 1942 में दीप शिखा आया। दीप शिखा की बड़ी विशेषता ये है कि महादेवी वर्मा ने जो भी इसमें गीत लिखे हैं उनसे संबंधित चित्र भी बना हुआ है। महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी और ऐसी कवियत्री है, एक अद्भुत मतलब संयोग है, बहुत कम कवियों में ऐसा देखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह भी चित्र बनाते हैं कविताओं में, लेकिन महादेवी वर्मा कविताएं लिखती है और चित्र भी बनाती है, जिसको आप देखते जाएंगे स्क्रीन में भी मैं साझा करूंगा आपसे। फिर इनका 1944 में बंग दर्शन नाम का एक संपादित कविता संग्रह आता है। उसमें बंगाल में 1944 में आया, 42 के आसपास जो भयंकर अकाल पड़ा उससे संबंधित जो चित्र बनाए गए और कविताएं लिखे गए उनका ये संकलन है। अपरा नाम का एक 1948 में चयन संपादन आया निराला की कविताओं का, महादेवी ने इसका चयन और संपादन की थी। फिर सप्तपर्णा नाम की एक और रचना आया, ये अनुदित कविताएं हैं। महादेवी वर्मा वेद की, रामायण की, थेर गाथा की, बुद्ध चरित्र की, कालिदास की, भवभूति की और जयदेव कुछ चयनित कुछ श्लोक थे, उसे चुनिंदा श्लोकों को अलग किया और उसका वो हिंदी में काव्यानुवाद किए। बहुत ही बेजोड़ रचना है और एक काव्यानुवाद का एक जबरदस्त उदाहरण है। फिर चीन ने जब आक्रमण कर दिया भारत पर 1962 में, तो एक हिमालय नाम से हिमालय पर लिखी कविताओं का चयन, बहुत सारे कवियों की उसमें कविताएं संकलित है जो हिमालय पर लिखी गई कविताएं हैं, इसका उन्होंने संपादन किया। फिर महादेवी वर्मा की शुरुआती दिनों की कविताओं को उन्होंने संकलित की, अपनी कविताओं को, जो प्रथम आयाम नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर महादेवी की मृत्यु उपरांत 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा का देहावसान होता है। उसके बाद एक अग्नि रेखा नाम का कविता संग्रह आया जो महादेवी वर्मा के अंतिम दिनों की कविताएं हैं। तो ये कविताओं का एक संसार रहा। महादेवी वर्मा जितनी बड़ी कवियत्री है, मूल तो रूप से तो कविता लिखती है, लेकिन उतनी ही बड़ी वो गद्य लेखिका भी है। जो उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो प्रतिमान है, रेखा चित्र और संस्मरण के। निबंध, महादेवी वर्मा के निबंध भी बेजोड़ निबंध है। तो महादेवी वर्मा के जो प्रमुख गद्य कृतियां हैं, अतीत के चलचित्र हैं 1941 में, स्मृति की रेखाएं आई 1943 में, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और संस्मरण रेखा चित्र अकाल्पनिक गद्यवृत्त है, कल्पना का सहारा नहीं लिया गया है इसमें, ये यथार्थ की धरती पर आधारित है। और इनके जो नायक हैं वो साधारण जिंदगी के नायक हैं। नायकत्व की जो धारणा है कि धीर हो, गंभीर हो और बड़े कुलोत्पन्न हो, इस तरीके के नायकत्व की धारणा को तोड़ती है। और छोटे छोटे जो लोग हैं, चाहे वो रामा हो, चाहे वो लक्ष्मा हो, चाहे वो पर्वत पुत्र हो, चाहे वो अलोपी हो, चाहे वो बिबिया हो, ऐसे लोगों को, हाशिए के समाज के लोगों को वो नायकत्व प्रदान करती है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र बेजोड़ निधि है हिंदी साहित्य की। फिर श्रृंखला की कड़ियां आई चांद पत्रिका की, जो उन्होंने संपादकीय लिखे थे 1942 में, जिसकी चर्चा की जा चुकी है। फिर अपने समय के साहित्यकारों को लेकर उन्होंने पथ के साथी नाम की एक संस्मरण
प्रकाशित हुआ 1956 में, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत प्रसाद निराला, सियाराम शरण गुप्त जी के संस्मरण इसमें है। फिर क्षणदा नाम का एक निबंध संकलन आया 1956 में। इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित अनेक निबंध आपको मिलेंगे। फिर साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध में साहित्यिक और सामाजिक विषयों को लेकर बहुत सारे निबंध 1962 में आया। फिर एक और डिफरेंट रचना आई महादेवी वर्मा की, जिसकी चर्चा अक्सर हम बचपन की स्कूली जीवन में पढ़ा करते थे। बच्चों इसको जरूर पढ़ना, मेरा परिवार। 1972 में प्रकाशित होकर आया। और मेरा परिवार में नई बात यह है कि मानव का जीवन मानवेतर जीवों के साथ मिलकर पूरा होता है। तो ये एक संस्मरण है, मानवेतर जीवों पर संस्मरण है। महादेवी घर में नीलकंठ नाम का मोर, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, गौरा गाय है। तो गाय के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, हिरनी के ऊपर, गिलहरी के ऊपर, तो उनसे जो जीवंत संपर्क था, उनके घर में जो जीव जंतु थे उनसे रिलेटेड, उनकी मूक भाषा को, मूक जो अभिव्यक्ति है उसे वो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति देती है। और जितने भी जीव जंतु उनके घर में हैं, वे सभी एक ऐसी स्थिति से लाए गए हैं, कोई शौक से पाला नहीं गया है, अपितु वे सभी जीव जंतु किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी में हार चुके हैं। किसी का पैर में प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त है, उन्हें उठाकर लाती है, उठाकर लाकर उनका पालन पोषण करती है। और एक ऐसा जीवंत संवाद की ये रचनाएं हैं जिसमें पशु नहीं अपितु मनुष्य से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित ऐसे जीवन संस्कार के पात्र लगते हैं, जो हमें सीख देते हैं। जो बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध कविता की एक महान विशेषता होती है, तो शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की जो बात है उसे महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में तो पूरी करती ही है, लेकिन वास्तविक धरातल पर मेरा परिवार पूरी करती है। महादेवी वर्मा एक कुशल वक्तृत्व कौशल भी था महादेवी वर्मा के अंदर। तो उनके संभाषण नाम से एक संकलन प्रकाशित हुआ 1975 में। इनमें महादेवी के प्रसिद्ध भाषण आपको मिलेंगे। महादेवी को अगर बच्चों एकत्र पढ़ना है तो महादेवी साहित्य 4 खंडों में इनकी रचनावली संपादित हुई है। इनके डॉक्टर निर्मला जैन मैम ने रचनावली का इनका संपादन किया है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से महादेवी का पूरा जीवन संसार विविध वर्णी है, और इस विविध वर्णी जीवन संसार में देश दशा के साथ स्त्री की दशा, मानवेतर जीवों की दशा और साहित्यकारों और उस समय की देश दशा की पूरी चिंता आपको विद्यमान दिखेगी। और एक जागरण का स्वर दिखेगा, जिस जागरण के स्वर में यही नजर आएगा बच्चों की, जाग तुझको दूर जाना, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुति के निर्माण में महादेवी साहित्य संपादक निर्मला जैन की पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में रही। साथ ही विभिन्न चित्र और संदर्भ महादेवी दुधनाथ सिंह की एक प्रामाणिक पुस्तक है। महादेवी पर एक संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने का एक शानदार प्रयास है। इससे चित्र और संदर्भ लिए गए हैं। साथ ही लोक भारती प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन और विभिन्न हिंदी के प्रकाशनों से चित्र उनके साइट्स में जाकर लिए गए हैं विभिन्न स्रोतों से, इंटरनेट के। तो उन सब के प्रति मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन सब के संदर्भों के मदद से ये प्रस्तुति बनाई जा सकी दुर्ग विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के हित में। धन्यवाद।